एडेप्टेशन आते थे इसके अंदर, लिजार्ड वगैरह, पता नहीं क्या 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 था। हाँ मैम, एडिटेशन डिलीट है इसमें वाली से, याद चीजें, आ गया। वो वाली चीजें डिलीटेड है, ये वाला पार्ट नहीं है डिलीटेड। इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट एंड वाला लगता है, वो प्रीडेशन कंपटीशन वगैरह वगैरह, वो वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग मुझे को लगता है। तो देखो भाई, हमने कल डेफिनेशंस पढ़ी थी, पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। डेफिनेशंस हम लोगों ने सबसे पहले ऑर्गेनिज्म देखा था कि भाई इंडिविजुअल लेवल पे जब हम बात करते हैं दैट्स नोन एज फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। फिर इंडिविजुअल से पॉपुलेशन बनती है, पॉपुलेशन से स्पीसीज की डेफिनेशन देखी थी। एक पॉपुलेशन मतलब एक सिंगल स्पीसीज के कितने टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, बहुत सारी स्पीसीज कम्युनिटी। कम्युनिटी बनाती है। बायोटिक कम्युनिटी, ये बायोटिक कम्युनिटी अलग अलग हो जाएगा। बायोटिक में प्लांट कम्युनिटी, एनिमल कम्युनिटी और माइक्रोबियल माइक्रोबियल कम्युनिटी। कम्युनिटी आ जाएगी। फिर उससे इकोसिस्टम बनता है, बहुत सारे इकोसिस्टम मिलके बायोम, फिर बायोम से बायोस्फीयर बनता है। फिर हमने लास्ट में नीक डिस्कस किया था। नीक पढ़ा और फिर मैंने आपको बोला था नीक के एग्जांपल्स पता कर करके आना, पता किए किसी ने? नहीं किए होंगे, कोई बात नहीं, कल कर लेना, टेंशन मत लो, ठीक है। मैम एक मैंने हम करा पर था। आना रिवाइज कर रहे थे 11th का। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मैम एक मैंने करा था, मैंने सोचा था मतलब। बताओ। मैम जैसे ना एक लायन ने वो डियर का शिकार, मतलब उसे मारा, उसे खाने खाया, तो उसे आधा छोड़ दिया। फिर उसके बाद कुछ ईगल आए, उन्होंने भी खाया। तो उसके बाद उसको डिकम्पोज किया माइक्रोब्स में। तो हम ऐसे नहीं कह सकते। ये भी ऑब्वियसली एक ही रिसोर्स को दो अलग अलग स्पीसीज ने यूटिलाइज कर मैम लिया। एक ही रिसोर्स को दो तीन जनों ने मतलब यूज किया। हाँ, नीक ओवरलैप हो गए होंगे। मैम ठीक है, एक और था, मेरे को याद नहीं आ रहा वो। चलो कोई तो बात नहीं। राहुल को भी व्हाट इज एनवायरमेंट? व्हाट इज एनवायरमेंट? टॉपिक है ना ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट। ऑर्गेनिज्म तो यस पढ़ मैम। लिया, एनवायरमेंट बताओ अब क्या होता है। मैम उसमें डिफरेंट टाइप के स्पेसेस अपना सरवाइव करते हैं। एनवायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल बायोटिक और एबायोटिक, एबायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों के दोनों जब आपस में मिलकर रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, दिस इज नॉन एज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट। पहली लाइन पढ़ना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जो मैंने आपको कल बताई थी कि भाई जब हम इकोलॉजी पढ़ेंगे एक इंडिविजुअल लेवल पे, सिर्फ मनुष्य के लेवल पे जब मैं पढ़ूंगी, दैट इज नॉन एज फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। तो हम एक अब यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म ने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को कैसे अडेप्ट किया है इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली सर्वाइवल। भाई सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव नहीं करना है, बट ऑल्सो रिप्रोड्यूस। यस अंशिका? मैम इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट में डिफरेंस क्या होगा फिर? किसमें बेटा? क्योंकि उसमें भी तो इकोसिस्टम में भी तो एबायोटिक और बायोटिक दोनों होते हैं। इकोसिस्टम एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया की बात करते हैं, एनवायरमेंट में रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता एरिया। एनवायरमेंट में पूरे बायोस्फीयर की बात करता है। इकोसिस्टम एक पर्टिकुलर लैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एक जोग्राफिकल एरिया आ जाता है, ठीक है। लाइन इकोलॉजी ऑर्गेनिज्म लेवल पे इज नोन एज फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, जिसमें विच ट्राइज टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर एडेप्टेड आर to their environment, not only survival but also reproduction। तो स्टेटमेंट क्वेश्चन बन सकता है ना यहाँ से यस मैम। कि भाई क्या सिर्फ सर्वाइवल के लिए एडेप्टेशन जरूरी है, रिप्रोडक्शन के लिए भी जरूरी है? तो भाई एडेप्टेशन का मतलब ये नहीं है कि मुझे एनवायरमेंट में रहना है, रहना नहीं है, रिप्रोडक्शन भी करना है, तब हम उसको बोलेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें, हमारा अर्थ है, इंडिया है, अलग अलग सीजन्स क्यों होता है? अभी गर्मियां धीरे धीरे खत्म होने लग रही है, विंटर्स आनी शुरू हो जाएगी, एक सीजन आता है जिसमें इतनी गर्मी होती है। ये श्रेषी बताओ बेटा। बोलो श्रेषी। आई गेस मैम गलती से जो बोला। हमारी अर्थ होती है ना मैम, वो थोड़ी सी टिल्ट होती है मैम सन की तरफ, तो कहीं पे वो पहुंचती है सनलाइट अच्छे से, कहीं पे नहीं पहुंचती है, तो हाँ उससे हाँ, वेदर चेंज होता है। एग्जैक्टली। तो एक लाइन लिख लो यहाँ पे, इन्होंने डिस्टिंक्ट सीजन बताया ना, लाइन लिखो डिफरेंट। श्रेषी क्या कर रहे हो ये? मैम पता नहीं क्यों ये हैंग हो रहा है फोन।
एक बार लीव करके ज्वाइन कर लो, फिर ना आवाज आती रहती है बार बार हैंड रेज की, तो मेरा ध्यान डाइवर्ट होता रहता है। डिफरेंट सीजन्स रिजल्ट्स ड्यू टू, किसकी वजह से आता है? पहला रीजन, हमारा अर्थ किसके चारों तरफ रोटेट करता है? सन के। सन के। सन वही रीजन है, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। इसके अलावा सेकेंड रीजन जो अभी दीपक ने बताया, टिल्टिंग ऑफ अर्थ। अर्थ जो होता है टिल्ट हो जाता है, कहाँ पे? अपने ही एक्सिस पे। लेट्स सपोज ये मोबाइल फोन है, ठीक है। अब इस मोबाइल फोन का क्या है ना, ये मेरा क्या है यहाँ पे बीच में, दिस इज सन। सन के चारों तरफ रोटेट कर रहा है ये ऐसे, लेकिन अब जिस एक्सिस पे रोटेट कर रहा है ना, उस एक्सिस से भी टिल्ट होता रहता है ऐसे। टिल्टिंग मतलब ये मेरा हैंड है, ये इसका सरफेस है, तो यहाँ से भी टिल्ट हो जाता है। इस टिल्टिंग की वजह से और इसके रोटेशन की वजह से हमारे अर्थ पे सीजनल चेंजेस होते रहते हैं, जिसकी वजह से सन की लाइट कभी अर्थ पे ज्यादा होती है, कभी बहुत कम। ठीक है। हाँ Yes. मैम। अब अगर हम बात करें, हमने एक टर्म समझा था बायोम्स। बायोम्स क्या होता है मेरे को बताएगा, कौन बताएगा बायोम्स क्या होता है? निगम, व्हाट इज? यस मैम, लार्ज यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट की जो होती है किस चीज को कंसीडर करता है? किसमें? क्लाइमेट वाला। वेजिटेशन एंड वेजिटेशन, क्लाइमेट होना और क्लाइमेटिक जोन, एक स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन के अंदर, जोन है ना, वो चीज याद रखना। क्लाइमेटिक जोन इज द इम्पोर्टेंट टर्म वहां पे। तो अगर मैं बात करूं, ऐसे ही मेरे पास बायोम अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि डेजर्ट, यस मैम। ग्रासलैंड, रेन फॉरेस्ट। कि किस बेसिस पे? डेजर्ट के अंदर एक अलग टाइप का वेजिटेशन होगा और उससे एसोसिएटेड अलग टाइप के फोना होंगे। स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन है डेजर्ट का, ऐसे ग्रासलैंड का अलग है, रेन फॉरेस्ट का अलग है। ठीक है, यहाँ तक। अब नेक्स्ट चीज आती है कि भाई ये अलग अलग बायोम्स जो बन गए हैं डेजर्ट, जैसे कि आप लोग ये डायग्राम देख रहे होंगे ना, यहाँ पे इस डायग्राम में आपको बायोम्स ही दिखाया हुआ है कि बायोम्स का डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू देयर एनुअल टेम्परेचर एंड वहां का प्रेसिपिटेशन। इस डायग्राम से बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन। मतलब अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है ना, तो इस वाले पार्ट से एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन वो बर्थ रेट, डेथ रेट या प्रिडेशन कॉम्पिटिशन, वहां से आता है। ये चीज आपको समझना है। तो ये अलग अलग बायोम किसकी वजह से बने? क्लाइमेटिक चेंज की वजह से। अर्थ का क्लाइमेटिक चेंज किस किस वजह से हुआ? क्योंकि अर्थ रोटेट करता रहता है और टिल्टिंग होता है, उसकी वजह से अर्थ के ऊपर अलग अलग बायोम्स बन गए, जिन बायोम्स के अंदर अलग अलग टाइप के, मतलब जहाँ पे सनलाइट ज्यादा आ रहा है वहां पे अलग टाइप के प्लांट और अलग टाइप के एनिमल्स हो गए, जहाँ पे सनलाइट बहुत कम है वहां पे अलग टाइप के प्लांट और अलग टाइप के एनिमल्स हो गए। ऐसे करके अलग अलग रीजन्स बन गए, नहीं बन गए? यस मैम। ठीक है। अब बायोम्स हमारे पास किस किस टाइप के हैं वो आप लोग यहाँ पे इसमें देखेंगे। याद रखना, एक्स एक्सिस पे क्या है हमारे पास? प्रेसिपिटेशन है, मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन। एंड यहाँ प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? मैम जो भी हमारा वो सॉल्वेंट होता है वो प्रेसिपिटेट होने लगता है, लिक्विड बनते हैं। प्रेसिपिटेशन में हम मान के चलते हैं सॉलिडिफिकेशन कितनी? होता है। प्रेसिपिटेशन में, हाँ वो केमिस्ट्री वाला है, बायो वाला अलग है। एग्जैक्टली अनुष्का, वेरी गुड। कि भाई एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी बारिश हो रही है, कितनी स्नोफॉल हो रही है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो वहां का टेम्परेचर क्या है, वहां पे कितनी बारिश हो रही है और कितना स्नोफॉल हो रहा है। तो प्रेसिपिटेशन को मत माना प्रेसिपिटेट बन रहा है, पीपीटी बन रहा है। तो लिख लो एनसीईआरटी में, प्रेसिपिटेशन रिप्रेजेंट रेन एंड स्नोफॉल। ठीक है। बायोम्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। बायोम्स कौन कौन से मैंने आपको बताया? डेजर्ट, ग्रासलैंड और रेन फॉरेस्ट।
बताया था। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे दिया, अब इन शेप के बेसिस पे भाई ये शेप दे देंगे बना के, और शेप दे के आपसे पूछ लेंगे कौन कौन सा रीजन है ये, विच रीजन इज दिस। ठीक है, अब इनको एक दो बार आप ड्रॉ करके या कैसे भी करके देख सकते हो। सबसे नीचे आप देख रहे हो भाई, जहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर है, बहुत कम टेम्परेचर पे भी आपका एरेक्टिक एंड एल्पाइन टुंड्रा है। सबसे हाई टेम्परेचर पे कौन सा पाया जा रहा है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वाला। और सबसे हाई प्रेसिपिटेशन तक भी कौन जा रहा है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जा रहा है। और डेजर्ट वाला आप देखो, डेजर्ट वाला हाई टेम्परेचर पे है, लेकिन डेजर्ट वाले एरिया में ऑब्वियसली बात है भाई बारिश तो होती नहीं है, तो सबसे लो प्रेसिपिटेशन वाला यहीं पे फिनिश हो जा रहा है। यस मैम। और ग्रासलैंड वाला आप देखो, फिर ग्रासलैंड वाले के अंदर कुछ कुछ बारिश हो रही है, सबसे ज्यादा बारिश वाला ट्रॉपिकल के अंदर है, फिर थोड़ा थोड़ा कॉनीफेरस के अंदर भी है, एंड टेम्परेट के अंदर भी है आपका। तो इन वाले को 2-3 बार करोगे तब याद हो जाएगा, शेप्स के बेसिस पे इन डायग्राम्स को याद रख लेना कौन सा मैम ग्राफ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। मैम एक बार और मैम शेप के आते क्वेश्चन है तो अलग आपसे क्वेश्चन शेप से नहीं पूछेंगे कि किसकी कैसी शेप थी, बना के दे देंगे, ABCD लिख देंगे और बताओ ये कौन सा बायोम है। ओके। ठीक है, ऐसे Okay, क्वेश्चन ma'am. पढ़ो अब क्या लिखा हुआ है। You may have learned in earlier classes how the rotation of our planet around the sun और उसका एक्सिस पे टिल्टिंग एनुअल वेरिएशन कोज करता है, टेम्परेचर का ड्यूरेशन या फिर अलग अलग सीजन, वही मैंने आपको लिखवा दिया। दीज वेरिएशन टुगेदर विद एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन, रिमेंबर प्रेसिपिटेशन का मतलब रेन एंड स्नोफॉल, अकाउंट फॉर द, इसने क्या बनाया, अलग अलग बायोम बनाया। तो अगेन यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है, डिफरेंट बायोम्स किसकी वजह से बने? क्लाइमेटिक चेंजेस क्लाइमेट की वजह से। और क्लाइमेटिक चेंज में हम वेरिएशन किस किस चीज में देखते हैं? टेम्परेचर में और प्रेसिपिटेशन में। टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के अंदर वेरिएशन होने की वजह से अलग अलग बायोम्स बन के आए। यस मैम। ठीक है, और बायोम्स में इन्होंने जैसे लिख के दे दिया डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, टंड्रा, ये इन्होंने हमको बताया। फिर बोलते हैं कि भाई रीजनल और या फिर जो लोकल वेरिएशंस होता है विद इन ईच बायोम, उसकी वजह से एक पर्टिकुलर बायोम के अंदर अलग अलग वेराइटी ऑफ छोटे छोटे हैबिटेट्स बन के आ जाते हैं। मेजर बायोम्स इन्होंने इस फिगर में दिखाया हुआ है, आपका नेक्स्ट वाली फिगर है एक और, वहां पे दिखाया हुआ है। अब देखना चाहो मैम ये रहा। हाँ बेटा। मैम टुंड्रा क्या होता है? बेटा टुंड्रा रीजन्स का नाम है, जैसे डेजर्ट बोलते हैं ना हम लोग रेगिस्तान वाला एरिया, यस मैम। ऐसे टुंड्रा एक टर्म हम यूज मैम करते कौन हैं। सी जगह को मानते हैं ऐसे एलिफेंट टुंड्रा को? एल्पाइन टुंड्रा वाला जनरली वो नहीं होता जो बहुत मतलब प्लांट्स होते हैं वहां पे, लेकिन वो छोटी छोटी हाइट वाले होते हैं, ऑलमोस्ट सेम हाइट मैम वाले को प्लांट्स। मिला था ना आर्टिक लिपिन आर्टिक टुंड्रा। जैसे यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो आप, ए डायग्राम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दिया हुआ है, बी डेसिडियस, सी डेजर्ट एंड डी सी कोस्ट। अब आप ए बी और डी में डिफरेंस करके देखो जरा क्या है। मैम मैम डी जो है सब प्लांट एक समान है, और लेकिन ए वाला जो है मैम उसमें कोई प्लांट ऊपर है। छोटे प्लांट्स C1 डेजर्ट है। में तो पूरा ए और बी में डिफरेंस, प्लांट ए और बी में साइज का। हम प्लांट्स के साइज का। यस मैम साइज का है। मैम पहले वाले में वैरायटीज भी अलग अलग की है, मतलब ये वाले में तो अलग अलग और वैरायटीज। तो मैम वो ग्रीन देखो दिख रहा है ना वैरायटी। ये मैम थोड़ी दूर दूर पे प्लांट इसमें पास में है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंस है, बी वाले में डेंस है ज्यादा, यस मैम। यहाँ पे ओपन है एरिया, देखो ओपन दिख रहा है। Yes, और ma'am. डेजर्ट तो हम इजिली पता ही लगा देंगे। और डेसिडियस वाले में बहुत छोटे छोटे साइज के प्लांट्स हैं। ऐसे अगर हम टुंड्रा की बात करेंगे, टुंड्रा वाला वो रीजन होता है जहाँ पे जैसे माउंटेन्स वाले एरियाज में जाते हो ना, माउंटेन्स वाले रीजन में बहुत छोटे छोटे साइज के, तो वो माउंटेन वाला ऐसा प्लांट है जहाँ पे सबसे पहली चीज वहाँ का टेम्परेचर बहुत लो होता है, सबसे लो टेम्परेचर वहाँ पे पाया जाता है। यस मैम। टेम्परेचर इतना लो है तो वेजिटेशन ऑब्वियसली बात है बहुत कम अमाउंट में पाई जाएगी। और रेनफॉल सबसे माउंटेन्स के अंदर रेनफॉल बहुत कम होती है। ठीक है, यस यस मैम।
आगे देखो, तो इन्होंने रीजनल और लोकल वेरिएशन, मतलब एक बायोम के अंदर भी बोल रहे हैं कि अलग अलग हैबिटेट्स बने हुए हैं, जो आपने यहाँ पे डायग्राम में देख लिया। ऑन प्लेनेट अर्थ लाइफ एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन अ फ्यू फेवरेबल हैबिटेट बट इवन, मतलब ये बोल रहे हैं कि भाई जो लाइफ है ना, सिर्फ और सिर्फ जब हमारे फेवरेबल, हमारे फेवर में हैबिटेट होता है तब नहीं बनती, एक्सट्रीम और हार्श से हार्श कंडीशन में भी लाइफ आ जाती है। जैसे कि राजस्थान के डेजर्ट्स वाला एरिया, वहां पे भी अलग अलग रीजन है, जैसे कि इन्होंने बताया रेन सॉक्ड हिमालय फॉरेस्ट, डीप ओशन ट्रेंचेस, या फिर टोरेंटल स्ट्रीम्स हो गए, पर्मा फ्रॉस्ट पोलर रीजन हो गए, हाई माउंटेन। क्वेश्चन नहीं आया इस पे कभी, इसलिए टेंशन मत लेना। जैसे कि हमारा इंटेस्टाइन, हमारा जैसे डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा है ना आपने मुझसे, हमारी एलिमेंट्री के नाम में कौन सा पार्ट है जिसमें सबसे ज्यादा माइक्रोब्स पाए जाते हैं? माइक्रो ऑर्गेन वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। सीजम भूल गए, सब भूल जाते हो। सीजम कोलॉन रेक्टम, सीजम इज द पार्ट। हम 250 चैप्टर हट गया पूरा। यस अरे चैप्टर हट गया, पढ़ाया तो है ना। मैम मैंने तो पढ़ा ही नहीं था वो। हम नहीं पढ़ा मैंने भी। मैम पेपर चल रहा मैम माउंटेन्स के अंदर रेन मतलब बारिश तो बहुत ज्यादा होती है वहाँ पे, रेनफॉल तो होता है। मैम जो हार्श एनवायरनमेंट में है मैम, ये हमारे मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं हाँ, तो हमारी मोनेरा बॉडी के अंदर भी, मतलब ये बोल रहे हैं कि भाई जो लाइफ मैम है ना, हमारी बॉडी के अंदर भी फिर जैसे हमारी बॉडी में एसिड होता है स्टमक के अंदर, वहां पे भी तो होता है मैम, उसमें हार्श इन्वायरमेंट में भी होती होगी। वो लाइफ कहाँ से आ गई? मैम हम लाइफ तो माइक्रो कंज्यूम होगी ना, जैसे हाई टेम्परेचर हमारी में बॉडी में सीजम, सीजम थर्मास्यूडोफाइल। इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पे माइक्रोब बैक्टीरिया माइक्रोब्स पाए जाते हैं। सीजम सीजम सीजम। तो ये भाई ये सिंपली ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जरूरी नहीं है फेवरेबल कंडीशंस में ही लाइफ एग्जिस्ट करे, लाइफ हार्श से हार्श कंडीशन में भी एग्जिस्ट कर सकती है। जैसे कि हमारा इंटेस्टाइन, वहां पे भी हमें अलग अलग स्पीसीज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने के लिए मिलते हैं। ये बोल रहे हैं, सिर्फ एक लाइन बता रहे हैं आपको कि लाइफ फेवरेबल कंडीशंस में नहीं चलती, लाइफ अनफेवरेबल कंडीशन में भी चलती है। हमारे सामने कैसी भी कंडीशन आ जाए, अगर हमारे माइंड में सेट है कि भाई हमें पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई होके रहेगी, ऐसी लाइफ के सामने भी कंडीशन है कि भाई फेवरेबल कंडीशन हो या ना हो, मुझे अपना एग्जिस्टेंस दिखाना ही दिखाना है। तो इसलिए वो जहाँ पे उसके फेवरेबल कंडीशन नहीं हो तो वहां पे भी ग्रो कर जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लेकिन हम लोग तो एक्सक्यूजेस देते हैं, मैम आज लाइट नहीं है घर पे, आज मेहमान आ गए थे, आज मुझे बाहर जाना था, आज इसकी शादी थी, आज ये था। नो मैम। आज समझ रहे? यस मैम, माउंटेन पे तो रेन होती है मैम। कम होती है बेटा, रेनफॉल कम होती है वहां पे। मैम वहाँ पे जैसे कि मैं वैष्णो देवी गई थी, वहां तो पूरा मतलब दिन रात बारिश ही हो रही थी, मैंने देखा था। तो मैम अभी आपने क्या क्या बता दिया? माउंटेन्स के टॉप पे, क्योंकि माउंटेन्स आप देखना ना, पहाड़ ऊपर चले जाते हैं, बादल नीचे रह जाते हैं, बारिश तो बादल नसीब होती है। मैम जगह जगह से वेरी भी तो करता है कि वहाँ का माहौल वेरी करता है एग्जैक्टली। हर सारे माउंटेन्स पे थोड़ी ना आपको टुंड्रा देखने के लिए मिल जाता है। वैष्णो देवी में टुंड्रा था? नहीं था ना। मैम वहाँ तो बादल बादल दिख रहे थे पूरा। मैम अभी आपने क्या क्या बता दिया? अभी हमने कहानी सुनाई है बच्चों को, मैंने सिर्फ इतना बताया कि जो लाइफ होती है ना, वो फेवरेबल कंडीशन में ही जरूरी नहीं एग्जिस्ट करे। लाइफ एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन अ फ्यू फेवरेबल कंडीशन, वो हार्श से हार्श कंडीशन में भी एग्जिस्ट कर सकती है, जिसके एग्जांपल्स इन्होंने कुछ दे दिया है, जैसे हमारा इंटेस्टाइन का भी एग्जांपल। ठीक है, चलो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट ये लिखते हैं, व्हाट आर द key elements that lead to so much variation in the physical and chemical conditions of different habitat। अलग अलग habitats के अंदर क्यों इतने physical और chemical conditions आते हैं, क्यों इतने variations आते हैं? The most important one is the temperature, water, light and soil। These are the factors जो कि responsible होते हैं किसी भी habitat के अंदर changes लाने के लिए। We must remember that कि जितने भी हमारे abiotic component है, do not कैरेक्टराइज द हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म की हैबिटेट को कंप्लीटली नहीं बता सकते, क्योंकि किसी भी रीजन का हैबिटेट दो चीजों पर डिपेंड करेगा, वहां पे एबायोटिक फैक्टर कैसे हैं और बायोटिक फैक्टर कैसे हैं, और सेकेंडली वो आपस में इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, उस चीज के ऊपर डिपेंड करके तब एक हैबिटेट बनेगा।
हैबिटेट इंक्लूड बायोटिक कंपोनेंट जैसे पैथोजन, पैरासाइट्स, प्रेडेटर्स, कॉम्पिटिटर, इन सारी चीजों से मिलके बनेगा एंड वे कॉन्स्टेंटली कैसे आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। इज दिस क्लियर? फिर वहां पे ऑर्गेनिज्म के अंदर वही नेचुरल सिलेक्शन, इवोल्यूशन, एडेप्टेशन, वो वाली चीजें आ जाती है जो इवोल्यूशन चैप्टर में हमने पढ़ाई है। यस मैम। ठीक है, ये मेजर एबायोटिक फैक्टर्स वाला टॉपिक तो होगा ना आई गेस सिलेबस में हमारा, हम देखना पड़ेगा। ये तो होगा ये तो है। ज्ञान। यस मैम। फिर आ जाते हैं हम लोग हमारे एक बार एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स तो आपको पता है ना। इफ आई टॉक अबाउट द एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक में हाँ, मैम। टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल, और बायोटिक में वही पैथोजन, पैरासाइट्स, प्रीडेटर्स एंड कंपटीशन। इसको करना चाहोगे ना ऐसे फ्लो चार्ट बना के लिख लेना, वैसे जरूरी नहीं है ऐसे करके लिखना। जो इकोसिस्टम होता है आपका, इकोसिस्टम का मतलब बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर्स आपस में जैसे कंपोनेंट इंटरेक्ट करते हैं, तो ऐसे लिखना एबायोटिक एंड बायोटिक, बायोटिक। फिर लिखना एबायोटिक के अंदर जैसे टेम्परेचर, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, सॉइल। लाइट, सॉइल, ये सारी चीजें ऐसे ही बायोटिक वाला लिखना। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास मेजर एबायोटिक फैक्टर कौन से हैं। द फर्स्ट वन वी हैव टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की अगर हम बात करें, इट इज द मोस्ट इकोलॉजिकली रिलेवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है, ऐसा कौन सा मैम फैक्टर, बायोटिक वाले क्या बेटा? मैम बायोटिक वाले जो आपने बताए थे। बायोटिक वाले लिखे, पैथोजन, पैरासाइट, प्रेडेटर, पैथोजन, पैरासाइट, प्रेडेटर, कॉम्पिटिटर्स। हाईलाइट करूं? वे साक्षी, मैम Yes. मैम ये वाले पेज की ना मतलब हमारे बुक में नहीं है तो आप भेज देना। पीडीएफ भेज दूंगी ना एनसीईआरटी वाली। यस मैम। तो मेजर एबायोटिक फैक्टर में बोलते हैं भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज टेम्परेचर। ठीक है, और इट इज ऑब्जर्व दैट कि भाई सीजनली जो एवरेज टेम्परेचर है वो वेरी करता ही करता रहता है। करता नहीं करता है, अभी सर्दियां स्टार्ट हो जाएंगी टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, फिर गर्मियां स्टार्ट होंगी टेम्परेचर हाई हाँ, चला पीडीएफ जाएगा। भेजना इसको। करता है आपका। तो बोलते हैं यू आर अवेयर दैट एवरेज टेम्परेचर जो होता है लैंड के ऊपर वो सीजनली वेरी करते ही करते रहता है, डिक्रीज प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल एंड फ्रॉम प्लेन टू द। अब इस वाली लाइन को समझता है, वो देखा ग्लोब किसी ने, ग्लोब यस है ना, मैम। ग्लोब में यहाँ पे एक ये लाइन होती है, दिस इज नोन एज, दिस लाइन इज इक्वेटर, इक्वेटर। मैम। और ये ऊपर पोल होता है। तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की साइड जाएंगे, इक्वेटर से पोल की साइड जाएंगे तो वेरिएशन बढ़ता जाएगा, सीजनल वेरिएशन बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर में क्या इफेक्ट आएगा सोच के बताओ। मैम इक्वेटर से डिक्रीज पोल, होगा। पोल की साइड मैम डिक्रीज होगा टेम्परेचर। डिक्रीज होता जाएगा। वही लाइन इन्होंने यहाँ पे लिखी है कि भाई जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की साइड जाएंगे, डिक्रीज प्रोग्रेसिव फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल। हम जो रह रहे हैं, हमारा इक्वेटर की साइड रह रहे हैं या हम पोल की साइड रह रहे हैं? मैम इक्वेटर ट्रॉपिकल इक्वेटर की साइड हम रह रहे हैं, ट्रॉपिकल रीजन में रह रहे हैं, है ना। तो वो वाले रीजन, वो वाली कंट्री याद करो, मतलब नाम बताओ जिस कंट्री में हमेशा सर्दी रहती है पूरे साल 12 के 12 महीने। शिमला मैम। तो उस इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि वो वाली जो कंट्रीज होंगी वो कंट्रीज कहीं ना कहीं पोल की साइड है, पोल के पास। और हमारा Yes, जो इंडिया है वो इक्वेटर की साइड है। इक्वेटर के पास है। यस मैम। तो इसीलिए ग्लोब बनाया जाता है, तो कभी ध्यान से देख लेना उस ग्लोब को। ग्लोब में इंडिया आपको किधर की साइड दिख रहा है, और जो रीजन आपको पोल की साइड दिखेंगे ना, पोल वहां पे होता है जहां से पकड़ के उसको घुमाता है ना ऐसे, वो वाला मैम ऊपर पोल वाला पे तो region। बर्फ होती है। क्या बेटा? मैम पोल पे बर्फ जमी होती है ज्यादा। हाँ, तो वही ना टेम्परेचर कम होता है। यस मैम। ठीक है, तो वही लाइन बोल रहा है, इट रेंजेस फ्रॉम सब जीरो लेवल इन पोलर एरिया एंड हाई एल्टीट्यूड पे आप जाओगे तो कितना टेम्परेचर हो जाएगा इन द ट्रॉपिकल डेजर्ट More इन than समर? 50 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाए, मतलब सब जीरो भाई, 0 डिग्री सेल्सियस से लेके मोर देन 50 तक भी वेरी कर सकता है टेम्परेचर। यूनिक हैबिटेट जैसे कि आपका थर्मल स्प्रिंग्स हो गए, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट हो गए, वेयर एवरेज टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा सकता है।
कहाँ पे? थर्मल स्प्रिंग्स और डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में। इट इज जनरल नॉलेज कि भाई जो मैंगो ट्री है, इस लाइन को हाईलाइट करो। ये है ना आपके उसमें बुक में एबायोटिक फैक्टर वाला? नो मैम, सीधा पॉपुलेशन से दे रखा है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। कोई बात नहीं, इसका मैं भेज दूंगी। ये जनरल नॉलेज कि बोल रहा है कि जो मैंगो ट्रीज हैं वो डू नॉट एंड कैन नॉट ग्रो इन टेम्परेट कंट्रीज लाइक कनाडा एंड जर्मनी। मैंगो हमारे यहाँ पे किस सीजन में आता है? मैम गर्मी, गर्मियों गर्मी, है ना? समर में तो अगर मैंगो ट्री को मैं बोलूँ कि भाई एक ऐसे रीजन में जाके लगा दूं, कनाडा में आपको पता है हमेशा सर्दी रहती है। यस मैम। क्या वहाँ पे मैंगो ट्री, मैंगो का जो प्लांट है वो कभी ग्रो नो करता मैम। है? नो मैम। नहीं मैम। नो मैम, No, है ना? क्योंकि मैंगो ट्री को ग्रो करने के लिए एक सफिशिएंट लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, हाई टेम्परेचर की। हाई हाई टेम्परेचर एग्जैक्टली कि उसको एक हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, और वो हाई टेम्परेचर उसको कहाँ पे मिल सकता है? इंडिया में। इक्वेटर के पास ही मिल सकता है ना? इक्वेटर के पास उसको मिल सकता है। इसीलिए मैंगो ट्री जो है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है नीट में, एंड आया हुआ भी है पहले कि वो कौन से रीजन में ग्रो कर सकता है, कौन से रीजन में ग्रो नहीं कर सकता। इज दिस क्लियर एवरीवन? कोमल, कोमल प्रजापति। चलो एक बार फटाफट से सबके सब अटेंडेंस देना मेरे को। यस मैम। लेट्स सी कितने बच्चे क्लास में एक्टिव हैं, और जिसने नहीं बोला ना यस मैम, उसको मैं क्लास से रिमूव करने वाली। यशिका, यशिका, विशाल, तस्लीम, मैम। संदोष, प्रेजेंट मैम। स्नेहा, प्रेजेंट मैम। श्रेशी, शिवम, प्रेजेंट मैम। शिवम, प्रेजेंट साक्षी, मैम। प्रियांशु, निगम, गीता, Present मैम। प्रेजेंट मैम। अनीशा, यस मैम। या मनीषा तो हो गया। कोमल, गुंजन, गायत्री, दीपक, यस मैम। यस मैम। छाया, मैम। आयुष, अनुष्का, अंशिका। यस मैम। सिर्फ यशिका नहीं बोली क्लास में, और कोमल नहीं बोली, बाकी सब बोले। मैम मेरा तो आपने लिया ही नहीं था। ले लिया। इसका मुझे पता है, मैंने नहीं लिया होगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों को याद रखना है मैंगो ट्री के बारे में। जो हमारा मैंगो ट्री है वो कहाँ पे ग्रो नहीं कर सकता? कनाडा एंड जर्मनी में ग्रो नहीं कर सकता। सेम वी हैव स्नो लियोपार्ड। स्नो लियोपार्ड केरला फॉरेस्ट में कभी नहीं पाया जा सकता, बिकॉज स्नो लियोपार्ड को लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट, और केरला फॉरेस्ट के अंदर हाई टेम्परेचर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव ट्यूना फिश। ट्यूना फिश जो होती है रेयरली हम उसको कहाँ पे बाय, रेयरली कॉट बियॉन्ड ट्रॉपिकल, मतलब ट्रॉपिकल रीजन से बाहर हम उनको नहीं पकड़ सकते, ट्रॉपिकल लेटिट्यूड इन द ओशियंस। तो इसका मतलब जो हमारी ट्यूना फिश है कहाँ कहाँ हम उसको पकड़ सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन में। ट्रॉपिकल रीजन के बियॉन्ड अगर हम जाएंगे हमें ट्यूना फिश नहीं मिलने वाली है। तो वी हैव लर्न 3 एग्जाम्पल, मैंगो ट्री, स्नो लियोपार्ड एंड ट्यूना फिश। मैंगो ट्री कनाडा और जर्मनी में नहीं पाया जा सकता। स्नो लियोपार्ड कहाँ नहीं पाया जा सकता? केरला फॉरेस्ट में नहीं पाया जा सकता। ट्यूना फिश किसके बियॉन्ड नहीं पाई जा सकती? ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन। फिर से रिकैप करो, मैंगो ट्री कनाडा जर्मनी में नहीं पाया जा सकता। स्नो लियोपार्ड केरल। केरला फॉरेस्ट में नहीं पाया जा सकता। ट्यूना फिश कहाँ नहीं पाई जा सकती? बियॉन्ड ट्रॉपिकल नहीं पाया जा सकती। याद हो गया? यही 3 डेटा था अब तक जो हमें याद करना था। You can readily appreciate the significance of temperature to living organism when you realize that it affects the kinetics of enzyme, and so it was the basic metabolic activity and the physiological function of the। अब ये तो भाई आप लोगों को सिंपली पता ही है कि भाई जो स्नो लियोपार्ड है वो हाई लो टेम्परेचर पे रहता है। अगर हम उसको हाई टेम्परेचर पे लेके जाएंगे तो इसका मतलब उसकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ काइनेटिक्स में चेंज आता ही होगा। उसका टेम्परेचर, उसका बेसल मेटाबॉलिज्म, उसकी एक्टिविटी, उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो होता है वो अफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो टेम्परेचर चेंज होने के बाद ग्रो नहीं कर पाते, वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाते कुछ ही ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे एक लाइन आती है, मैम थोड़ा स्लो पेस, बेटा जो चीज बता दी है ना मैंने उसको फास्टली बता रही हूँ मैं रिकैप कराने के लिए। ठीक है, अब इन्होंने एक लाइन लिखी कि भाई स्नो लियोपार्ड है
वो कहाँ नहीं पाया जा सकता? केरला फॉरेस्ट में नहीं पाया जा सकता। लेकिन लेट्स सपोज मेरे पास साक्षी है, भाई साक्षी को टेम्परेट में रख दो, ट्रॉपिकल में रख दो, जहां मर्जी किसी रीजन में ले जाके रख दो, हर जगह वो सर्वाइव कर जाएगी। तो साक्षी की रेंज ऑफ टॉलरेंस हाई है, नहीं है? यस मैम। लेकिन नेक्स्ट वन वी हैव आयुष, जिसको स्लो पेस ही चाहिए क्लास में, हाई पेस होते ही वो टॉलरेट नहीं कर सकता, तो उसकी रेंज ऑफ टॉलरेंस कम है, यस मैम। मैम है ना? तो इसका मतलब यहाँ पे वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट या टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक वो ऑर्गेनिज्म जो कुछ भी रेंज कर दो उसको टॉलरेट कर लेगा, एक वो जो सिर्फ एक ही नैरो रेंज तक ही रह सकता है, रिस्ट्रिक्टेड है वो, है। तो इसमें दो टर्म्स आ जाते हैं, यूरीथर्मल एंड स्टीनोथर्मल। हाईलाइट करो, अब हाईलाइट क्या करोगे, आपके पास यही नहीं। यूरीथर्मल एंड स्टीनोथर्मल। यूरीथर्मल हो गई हमारे पास कौन? साक्षी, क्योंकि साक्षी एक ऐसी ऑर्गेनिज्म है जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकती है, किसी भी टेम्परेचर में उसको रख दो। अभी वो सरवाइव कर रही है 12 डिग्री सेल्सियस पे, उसको 12 से आप 30 डिग्री तक लेके जाओ तो सरवाइव कर जाएगी वहां पे भी, तो उसकी रेंज ऑफ टॉलरेंस वाइड है। यस मैम। साक्षी क्या हुई? यूरीथर्मल हुई। लेकिन द नेक्स्ट वन वी हैव आयुष, जिसको 12 डिग्री सेल्सियस पे रखा, 12 डिग्री से मैंने अगर उसको 15 तक रखा तो सर्वाइव कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने उसको 20 डिग्री सेल्सियस पे ले जाके रखा वो सर्वाइव नहीं कर पाया, तो इसकी रेंज ऑफ टॉलरेंस बहुत नैरो है कि भाई 12 पे वो रह रहा था तो 12 से वो 11 या 10 तक जा सकता है, या फिर 12 से 15 तक जा सकता है, 20 तक नहीं जा सकता, ये 12 से 5 तक नहीं आ सकता, वो नैरो है ना उसका रेंज। यस मैम। तो दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नोन एज स्टीनोथर्मल। इस पे भी नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, जहां पे नोट्स बना रहे हैं कुछ भी करो, जल्दी से डेफिनेशन लिख लो। यूरीथर्मल वाइड रेंज ऑफ स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है। मैम Those नैरो रेंज ऑफ organism- टेम्परेचर जो है वो तो स्टीनोथर्मल है ना। तो नैरो रेंज, नैरो और छोटा रेंज स्टीनोथर्मल, वाइड रेंज यूरोथर्मल। मैम एग्जाम्पल भी आएंगे इसके? एग्जाम्पल नहीं आएंगे, ओके मैम। सिर्फ डायरेक्ट स्टेटमेंट डेफिनेशन टाइप से क्वेश्चन आता है, और आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में भी आ जाएगा। हाँ बेटा, यस टॉपिक है बोर्ड्स में, मैम बुक में नहीं दिया है, पता नहीं न्यू एनसीईआरटी में। फिर बोर्ड्स में नहीं आएगा आपके, लेकिन नीट में आ रहा है ये। दिखाना मैंने आपको ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। आज आपकी वॉइस इको कर रही है। अच्छा मैम, अभी नहीं किया, अभी सही थी। अच्छा मैम, इससे पहले इको कर रही थी ना, मुझे ही आ रही थी ऐसे। यस मैम कर। मैम बीच में और कोई बोलता है कभी-कभी जब को होगा। कर जाती है। कोई बोलता नहीं था अजीब से, जैसे ईयरफोन्स वगैरह टाइप से कोई इशू। यहाँ तक समझ में आ गया ना सबको? यस मैम। फिर आगे देखो इन्होंने लाइन में क्या लिखा हुआ है, आगे लिखते हैं द लेवल ऑफ थर्मल टॉलरेंस। थर्मल मतलब टेम्परेचर टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज का वो क्या डिटरमाइन करेगा कि भाई वो एनिमल किस ज्योग्राफिकल एरिया में रह रहा होगा, कि भाई वो एनिमल जो नैरो रेंज को ही टॉलरेट कर सकता है उसको एक ऐसे रीजन में हम रखेंगे जहां पे टेम्परेचर के अंदर ज्यादा वेरिएशन नहीं आता, जहां पे टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। तो उसका ज्योग्राफिकल एरिया भी डिस्ट्रीब्यूशन, जो ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन वो भी रिस्ट्रिक्टेड हो गया, नहीं हो गया? यस डिटरमाइन हो गया कि भाई ये मैम। वाला एनिमल मेरे पास स्टीनोथर्मल है, तो मैं इसको ऐसे एरिया, वो खुद से वो एक ऐसे एरिया में जाके ही रहेगा जिस एरिया में ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन नहीं आता। लेकिन जो हमारे पास वाइड रेंज को टॉलरेट कर सकता है तो वो एक ऐसे ज्योग्राफिकल एरिया में रह लेगा जहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज्यादा पाई जाती है। यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो द फर्स्ट वन वी हमने पढ़ लिया है आपका टेम्परेचर वाला। सेकेंड वन वी हैव वाटर। वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो किसी भी लाइफ को ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस करता ही करता है। हमें पता है कि भाई जो लाइफ है हमारी सबसे पहले वो कहाँ पे ओरिजिनेट हुई थी? वाटर के अंदर हुई थी। तो हमारी लाइफ जो है अनसस्टेनेबल है विदाउट द वाटर। लेकिन वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। अगेन
डेजर्ट्स वाले एरियाज के अंदर वाटर बहुत कम है, तो डेजर्ट्स वाले जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर एक स्पेशल अडेप्टेशन होता है, जैसे कंगारू, यस मैम। उसके अंदर होता था नेजल चैम्बर मैकेनिज्म, हमने देखा था नेजल काउंटर करंट मैकेनिज्म। प्रोडक्टिविटी, प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी और प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी ऑब्वियसली अफेक्ट होगा, क्योंकि वो भी वाटर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। आप ये सोच सकते हैं, माइट थिंक दैट ऑर्गेनिज्म जो ओशियंस, लेक, रिवर में रह रहे होंगे शुड नॉट फेस एनी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम, उनको वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम कभी भी नहीं आती होगी। अब यहाँ पे आप लोग सोच के बताओगे मुझे कि भाई कोई एनिमल है, वो लेक में रह रहा है, एक्वेटिक एनिमल है, क्या उसको कभी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है? यस मैम, यस मैम। कैसे? जैसे एसिड रेन होती है। तो मैम पहले तो पानी का वाटर की pH लेवल क्वांटिटी नहीं, वाटर की क्वालिटी भी मैटर करती है। क्वालिटी पे यस मैम। यूज कर सकते हैं ना तब कि भाई वाटर हमें एक प्रॉपर क्वांटिटी में तो चाहिए। अब लेट्स सपोज हम जिस एरिया में रह रहे हैं हमारे पास पानी बहुत सारा है, लेकिन वो पानी ऐसा है जिसकी पीएच बहुत हाई है या पीएच बहुत लो है, उसके अंदर सॉल्ट बहुत ज्यादा है, तो क्या मेरे लिए वो पानी होना के बराबर है? नो मैम। नो मेरे लिए कोई यूज नहीं है ना। तो सिर्फ Yes, वाटर की ma'am. ये नहीं कि मेरे पास क्वांटिटी में ज्यादा है, वाटर की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है। तो बोलते हैं कि फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म द क्वालिटी, वाटर की केमिकल कंपोजिशन, वाटर की पीएच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने एक रेंज दे दिया है, इस रेंज से भी क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू में, कितनी कितनी रेंज टॉलरेट कर सकते हैं, इसको हाईलाइट करके बताती हूँ कि भाई द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, वाटर के अंदर कितनी सॉल्ट है उसको कैसे मेजर करेंगे, उसको मेजर करेंगे एज सैलिनिटी इन पार्ट्स पर थाउजेंड में हम उसको मेजर करेंगे। अगर हमारे पास लैंड वाटर है, लैंड वाटर की अंदर सॉल्ट कितना होना चाहिए, लेस देन 5 ppm होना 5%। चाहिए, ठीक है। अगर समुद्र का पानी है, सी का पानी, उसका 30 से 35 होना चाहिए। हाइपर सेलाइन वाला लेगून्स है उसके अंदर मोर देन more than लेस 100, देन 100। ठीक है, इतनी मैम चीजें। लैंड वाटर का कितना होना चाहिए? लैंड वाटर लेस देन 5 होना चाहिए, जो हमारे लिए ड्रिंकेबल होता है पानी। फिर अब यहाँ पे जैसे टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते थे, ऐसे ही सेलाइन कंडीशन को टॉलरेट, तो वो एनिमल्स जो हाई से हाई सेलाइन कंडीशन को टॉलरेट कर सकते हैं उनको बोलेंगे यूरी हेलाइन, और जो रेंज बहुत नैरो रेंज को ही टॉलरेट कर सकते हैं कि भाई अभी मैं 5 में सरवाइव कर रही हूँ तो 7 कर दोगे चलेगा, लेकिन अगर उसको 5 से 15 कर दोगे तो नहीं चलेगा मेरे लिए, तो इट मीन्स आई एम अ स्टीनो हेलाइन, है ना। आप लोग हो कि आप लोगों को अभी 5 पे सरवाइव कर रहे हो, आप लोग 20 पे भी सरवाइव कर रहे हो, तो इट मीन्स यू आर यूरी हेलाइन। वहां पे टेम्परेचर के टर्म्स में था, यहाँ पे सेलाइन के टर्म्स में हो गया, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं, कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग इन, समुद्र के पानी में नहीं रह सकते क्योंकि उनको ऑस्मोटिक प्रॉब्लम हो जाएगी, जो एक्सक्रीटरी वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ते भी हैं। यस यस मैम। एक्सक्रीटरी वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो जाएगी उसको। यस मैम। मैम स्लाइंस मतलब? दोबारा बोलो। मैम स्लाइंस। सेलाइन, यस मैम। सेलाइन मतलब नमक, सॉल्टी वाटर। सॉल्ट, यस मैम। ठीक है। यस मैम। खारा, चलो, खारा। फिर नेक्स्ट वन वी हैव वो सलाइन वाटर होता है ना, खारा पानी। लाइट। हाँ हाँ। यहाँ तक बताओ, किसी को कोई डाउट है क्या? नो मैम। नो मैम। यस अनुष्का। नो मैम, खारा क्लियर है। मैम सैल्मन फिश नहीं बेटा, सैल्मन फिश यूरी हेलाइन होती है, सैल्मन फिश इज अ यूरी हेलाइन, वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस वो रखती है। लाइट पे आगे, लाइट सबसे ज्यादा अफेक्ट किसको करेगा? प्लांट के अंदर ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करेगा, फोटोसिंथेसिस, बिकॉज लाइट पे डिपेंड करता है। हमारे पास तो देखो, हमारा तो कोई ज्यादा रोल नहीं है सनलाइट लाइट से,
इतना ज्यादा No. ऑब्वियस, थोड़ा बहुत विटामिन डी के लिए चाहिए होता है हमें, प्लांट्स के लिए ज्यादा होगा, तो लाइट का तो प्लांट्स के टर्म्स से होगा। सिंस प्लांट्स प्रोड्यूस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, अ प्रोसेस व्हिच इज ओनली पॉसिबल व्हेन सनलाइट इज अवेलेबल, इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। और प्लांट ही अगर फूड नहीं बनवाएंगे सनलाइट की हेल्प से, तो हम लोग फूड कहाँ से लेंगे? प्लांट के बहुत छोटे छोटे बहुत सारी स्पीसीज जैसे हर्ब शर्ब्स हो गए, फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, इनके अंदर एडेप्टेशन होता है ऑप्टिमली अंडर वेरी लो लाइट कंडीशन में भी ये क्या कर जाते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। बिकॉज छोटे हाइट के प्लांट है, उनके पास में बड़ी हाइट का प्लांट है, शेडो आ जाती है, जिसकी वजह से सनलाइट नहीं आ पाती, जिनको हम क्या बोलते हैं, कैनोपी बोलते हैं इसको। दिस इज नोन एज कैनोपी, जहाँ पे छोटे छोटे प्लांट बड़े बड़े प्लांट की शेडो में छिप जाता है। मैनी प्लांट्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन सनलाइट, बहुत सारे प्लांट सनलाइट के ऊपर डिपेंड होते हैं अपनी फ्लावरिंग के लिए। पढ़ा था ना प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में, फोटो पीरियडिज्म, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, तो फ्लावरिंग भी लाइट के ऊपर डिपेंड कर रही थी, नहीं कर रही थी वहां पे? Yes, Yes, ma'am. अब देखो इन्होंने टॉपिक्स कट कर दिया, अब लेट सपोज वो वाला टॉपिक मैं आपको नहीं पढ़ाता, तो क्या ये लाइन समझ में आ जाती है आपको? No, ma'am. नहीं आने वाली थी ना। मैंने वो माइक्रोब्स वाला बताया था, इंटेस्टाइन वाला। अब अगर हमने डाइजेशन वाले चैप्टर, वो सीजन वाला पार्ट नहीं, ऑब्वियसली आपको याद नहीं था, नहीं पढ़ा होता, तो क्या आपको समझ आ जाता वो? No, ma'am. तो इसलिए जो ये नीट में से कट करते जा रहे भाई, बच्चे रट्टीबाजी शुरू हो जाएगी, बच्चों को रटना पड़ेगा ऑब्वियसली, लाइन समझ तो आएगी नहीं फिर। अब Yes. आप लोगों को रटनी नहीं पड़ेगी ये लाइन, Yes, क्योंकि ma'am. आप लोगों को पता है ये चीजें। फॉर मैनी एनिमल्स टू लाइट इज इम्पोर्टेंट, इन विच दे यूज द डायूरल एंड सीजनल। अब ये इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। व्हाट इज हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, कौन बताएगा? वही रहता है ना मैम कि कुछ टाइम के लिए animals- मैम ने हैंड रेस करने को बोला है। हाँ बताओ साक्षी, साक्षी मैम बहुत confident है। हाइबरनेशन होती है जो विंटर स्लीप में चले जाते हैं एनिमल्स, और एस्टिवेशन जो समर स्लीप में चले जाते हैं। तो मैम फ्रॉग भी हाँ, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो समर्स के टाइम पे हाई टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर फ्रॉग में भी सकते, आता है। इनएक्टिव हो जाता है, तो उस टाइम पे सोने के लिए चले जाते हैं, दैट इज नॉन एज समर स्लीप एस्टिवेशन, क्योंकि वो लाइट को टॉलरेट नहीं कर सकते इतनी ज्यादा जो समर्स में आती है। Yes, ma'am. ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि विंटर स्लीप में चले जाते हैं, लो टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकते, दैट इज नॉन एज हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, हाइबरनेशन। तो वही यही इन्होंने बताया हुआ है। अब इन्होंने टर्म यूज किया यहाँ पे डायर्नल। व्हाट इज डायर्नल? दोनों हो सकते हैं। नॉक्टर्नल तो पता होगा। यस मैम, नाइट विजन। नाइट Yes. विजन। ये सब जो नाइट में देख सकते हैं। हाँ, जो सिर्फ रात में जिंदा रहते हैं, मतलब रात में देख पाते हैं, दैट इज देखना नहीं, Yes. मतलब जागते हैं रात में। अब देखना वाला तो कॉन्सेप्ट वो रोड्स और कॉन्स वाला है उनके अंदर। Yes, ma'am. जो रात में जागते हैं वो नॉक्टर्नल, जो दिन में जागते हैं वी आर डायर्नल। Triton। ना, और सीजनल वेरिएशन में वही आ गया कि समर स्लीप वाला और विंटर स्लीप वाला। ठीक है, एंड एक और टर्म से इन्होंने लिखा है, इन लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन वाटर पीरियड एज यूज फॉर टाइमिंग देयर फॉरेजिंग। फॉरेजिंग समझ तो ईटिंग हैबिट, ईटिंग हैबिट, उनका रिप्रोडक्टिव या फिर उनकी माइग्रेटरी एक्टिविटीज, ये सब किस पे डिपेंड करती है? लाइट पे डिपेंड करती है। रिकैप करो जल्दी से। सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा था टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से हमने देखा था एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, भाई वो एनिमल जो कि वाइड रेंज और नैरो रेंज, उसी अकॉर्डिंग चेंज हो गया था उनका एक्टिविटीज वगैरह सारी चीजें। फिर हमने वाटर का देखा, वाटर में जनरली एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें कि भाई क्वांटिटी मैटर नहीं करती और क्वांटिटी ज्यादा क्वालिटी भी मैटर करती है। सलाइन कंडीशन आ जाएगी तो बहुत सारे सलाइन कंडीशन को टॉलरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। फिर लाइट में आ गया, फिर लाइट में हम लोगों ने क्या देखा कि भाई लाइट भी जरूरी है, स्पेशली प्लांट्स के लिए जरूरी है। तो कुछ प्लांट अपने अंदर एडेप्टेशन करके रखते हैं जो कम लाइट में भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा लाइट नहीं चाहिए, तो जब ज्यादा लाइट नहीं चाहिए तो समर स्लीप पे चले जाते हैं। जिनको जो बिना लाइट के रह ही नहीं सकते वो विंटर स्लीप पे चले जाते हैं। ये हो गया। Yes, ma'am. और लाइट ही
मतलब लाइट कितनी मिल रही है, कितनी मिल रही है, उसी वजह से फ्लावरिंग भी उनकी डिपेंड होती है, उनका ईटिंग हैबिट, उनका रिप्रोडक्टिव, उनकी माइग्रेटरी एक्टिविटीज, ये सारी चीजें अफेक्ट होती है। अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट ऑन लैंड इज क्लोजली लिंक्ड विद द टेम्परेचर सिंस द सन इज द सोर्स ऑफ द, बहुत पता वही ऑब्वियसली टेम्परेचर और लाइट दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि दोनों का सोर्स क्या है, सन ही है। सन। अगर हम बात करेंगे डीप ओशंस के अंदर 500 मीटर से भी ज्यादा, तो वहां पे जो एनवायरमेंट होता है जनरली डार्क होता है, इतनी ज्यादा डीप तक लाइट भी पेनिट्रेट नहीं कर सकती, नो मैम। है ना। तो वहां पे लाइट नहीं पेनिट्रेट कर सकती, तो वहां पे जनरली क्या है, एंड इट्स इनहैबिटेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ celestial सोर्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड सन। मतलब वहां पे जनरली क्या सन की लाइट जा सकती है, नहीं No, जा ma'am. पाएगी No, उनके साथ। तो देन व्हाट देन इज देयर सोर्स ऑफ एनर्जी, फिर उनका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, ये इसका रीजन अभी हम लोग अवेयर नहीं है, लिख दिया इन्होंने, आर नॉट अवेयर। द स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ। हमारी लाइफ के लिए स्पेक्ट्रल क्वालिटी, सोलर रेडिएशन जो आ रही है उसके अंदर यूवी रेज ज्यादा है और कौन सी रेज उसके अंदर ज्यादा है, वो भी डिपेंड करता है ऑब्वियसली। जो यूवी कंपोनेंट होता है स्पेक्ट्रम को, वो हार्मफुल होता है बिकॉज वो कैंसर वगैरह ये सब कोज करता है। while not all the color spectrum of the visible are available for marine plant, marine plant के लिए सारे के सारे लाइट रीजन्स जो होता है वो अवेलेबल नहीं होते। ये सारी चीजें लेके क्वेश्चन इनमें से इतना ज्यादा नहीं आता है, जहां जिस पार्ट में जो मैंने आपको बोला यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, जनरली वही वाले पार्ट से आपको क्वेश्चन मिलेगा। यस मैम। नेक्स्ट वन वी हैव सॉइल। भाई सॉइल भी अगेन प्लांट्स के लिए चाहिए, हमें तो सॉइल का कोई ज्यादा यूज नहीं है। सॉइल में हमें सॉइल की क्या क्या चीजें देखनी है कि सॉइल का नेचर क्या है, सॉइल की प्रॉपर्टी क्या है। सॉइल भी ऑब्वियसली वेरी करेगी, आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते थे छोटे, वो ब्लैक Alluvial soil. एल्ब्यूमिनस, पता नहीं क्या क्या किस किस टाइप की सॉइल होती थी, है ना। जलोढ़ तो सॉइल का Yes, ma'am. नेचर, सॉइल की प्रॉपर्टी, सॉइल कितनी ज्यादा प्रोडक्टिव है, सॉइल कितनी फर्टाइल है, ये सारी चीजें भी डिपेंड करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली वो क्या मेजर करेंगी, प्लांट की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करेंगी, है ना। फिर इसके साथ तो बोलते हैं कि भाई सॉइल की कंपोजिशन, सॉइल के अंदर जो ग्रेन्स है, पत्थर वगैरह है, सॉइल की पीएच क्या है, सॉइल के अंदर मिनरल्स का कंपोजिशन क्या है, सॉइल किस टाइप्स की है, वहां पे सॉइल के अंदर किस टाइप के वेजिटेशन जनरली Minerals. ग्रो करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है सॉइल की, ये सारी चीजें वहां पे अफेक्ट करेगी, ठीक है। यस मैम। तो यहाँ तक हमारे सारे के सारे फैक्टर्स फिनिश होते हैं एग्जैक्टली कि दीज आर द फैक्टर्स जो कि हम जिनकी वजह से हमारे पास ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। क्योंकि इवोल्यूशन चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि भाई अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, लेकिन क्यों ऐसा हुआ कि कुछ एनिमल्स इंडिया में पाए जा रहे हैं, कुछ एनिमल्स इंडिया में ना पाए जाके स्नो वाले रीजन में पाए जा रहे हैं, क्योंकि एनिमल्स के अंदर देखा गया कि वो कितना उनकी रेंज ऑफ टॉलरेंस है, उसी टॉलरेंस रेंज की वजह से वो अलग अलग एरियाज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गए जाके, और वो डिस्ट्रीब्यूशन वही टेम्परेचर, वाटर, सनलाइट, सर इन सब चीजों की वजह से हुआ, यस मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज ये बोलते हैं कि भाई इन एबायोटिक फैक्टर्स से कि अगेंस्ट कैसे ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स दिखाते हैं। अब रिस्पॉन्स दिखाता है वो वाला चैप्टर, एक्सक्रीशन वाला चैप्टर का मैंने एक लेक्चर लिया था, अटेंड किया होगा अगर आप लोगों ने, वहां पे मैंने डायग्राम बताया था, यस मैम। एक्सटर्नल लेवल एंड इंटरनल लेवल। तो हमारे पास तीन टर्म्स है यहाँ पे, कन्फॉर्मर, रेगुलेटर एंड पार्शियल। रेगुलेटर्स, ये लाइन स्ट्रेट लाइन हमको क्या बता रही है, कौन बताएगा? मैम वो कांस्टेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इंटरनल लेवल से एक्सटर्नल लेवल। मैम एक्सटर्नल लेवल में बढ़ रहा है लेकिन इंटरनल नहीं बढ़ रहा। पहले तो यही बता दो, एक्सटर्नल बढ़ रहा है इंटरनल बढ़ रहा है? मैम एक्सटर्नल एक्सटर्नल बढ़ रहा है मैम। एक्सटर्नल बढ़ता जा रहा है, इंटरनल नहीं बढ़ रहा है, यस मैम। है ना। तो इसका मतलब इससे क्या पता चलता है हमको कि भाई बाहर की कंडीशन कितनी भी चेंज कर डालो आप, मैं सॉलिड हूँ, मैं अपना इंटरनल एनवायरनमेंट नहीं चेंज करने वाली। यस बाहर मैम। का ए बायोटिक कंडीशन, भाई बाहर की तुम सनलाइट चेंज कर दो, बाहर की तुम वाटर चेंज कर लो, बाहर का तुम सॉइल कुछ भी चेंज कर डालो, मैं जो हूं मैं वही रहूं। तो इट मीन्स आई एम अ रेगुलेटर। यस मैम। रेगुलेटर। कन्फॉर्मर में क्या चेंज हो रहा है क्या नहीं हो रहा है बताओ जल्दी से।
मैम दो इंक्रीज हो रहे हैं चेंज हो रहा है, इक्वल दोनों दोनों इंक्रीज हो रहा है। कन्फॉर्मर में आप एक चीज देख लो भाई, जैसे जैसे एक्सटर्नल बाहर के इन्वायरमेंट बढ़ता चला जा रहा है, बाहर डिस्टर्बेंस बढ़ता जा रहा है, मेरी बॉडी के अंदर भी डिस्टर्बेंस बढ़ता चला जा रहा यस यस मैम। है। Then we will call it conformers. और पार्शियल रेगुलेटर मैम एक मैम लेवल पहले इंक्रीज करेगा फिर Constant हो जा रहा है। पहले increase बढ़ेगा, करेगा, ये वो constant constant हो जाएगा। एक टाइम तक तो वो चेंज कर रहा है अपने आप को, रेगुलेट फिर बाद में जाके कांस्टेंट इंटरनल लेवल है, constant। लेवल ऐसा कर रहे हैं। इनिशियली ये कैसे बिहेव कर रहा है, कन्फॉर्मर के जैसे बिहेव कर रहा है, देन रेगुलेटर के जैसे बिहेव कर रहा है। यस मैम। ठीक है, मैम एक इसको टर्म पार्शियल कंफर्मर नहीं बोल सकते? पार्शियल रेगुलेटर बोलता है बेटा इसको, क्योंकि एंड में जाके बिल्कुल रेगुलेटर के जैसे ही बन जाता है ना, कुछ टाइम तक कन्फॉर्मर है ये, ओके। है ना। अब ये बताओ मेरे को, एक टर्म आता है होम्योस्टेसिस। व्हाट इज होम्योस्टेसिस? मम्मी एवोल्यूशन का है ना? नहीं, मैम बाहर के एनवायरनमेंट के साथ अपने इंटरनल बॉडी का एनवायरनमेंट maintain करना। एग्जैक्टली। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखना। तो कौन से होम्योस्टेसिस के जैसे बिहेव करेंगे यहाँ पे? रेगुलेटर। रेगुलेटर। तो बता सकते हो डायरेक्ट इतनी? यस मैम। कुछ ऑर्गेनिज्म हाँ, मैम। मेंटेन करके रखता है होम्योस्टेसिस अपनी बॉडी के अंदर। एग्जाम्पल, बर्ड्स और मैमल्स। हम लोग क्या है, मैमल्स। क्या हमारी बॉडी भाई जैसे जैसे बाहर का टेम्परेचर चेंज होता है, मैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करती हूँ? आप लोग सर्दी आएगी तो हम शिवर करना शुरू कर देंगे, है ना, वुलन वाले कपड़े पहनने शुरू कर देंगे, सारी चीजें करनी शुरू कर देंगे, लेकिन हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर यस पाएंगे ये सब। तो दैट्स व्हाई वी आर रेगुलेटर। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आप बर्ड्स कर सकते हैं, मैमल्स कर सकते हैं, या फिर कुछ लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हो सकते हैं, या इन्वर्टिब्रेट्स हो सकते हैं जो कि रेगुलेटर्स के अंदर ही आते हैं। एनिमल किंगडम में मैंने ये हाँ, एनिमल किंगडम के अंदर ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई है। तो अब आप लोगों को एक होमवर्क है भाई, ये जो पैराग्राफ इन्होंने दिया हुआ है ना, इस पैराग्राफ को एक एक वर्ड, जैसे मैं पढ़ाती हूँ ना, एक एक लाइन जहां पे टर्म आ जाता है पुराना रिलेट करके, इसको आप पढ़ के आओगे खुद से। ये रेगुलेट, मैम कन्फॉर्मर, वाला उसके लिए क्वेश्चन आता होगा। मैम हटा सस्पेंड तक पढ़ के आओगे इसको। यस सस्पेंड तक एक एक टर्म सब कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज है। यस बेटा बताओ। इससे भी क्वेश्चन आता होगा। क्या क्या क्वेश्चन इसमें से भी आता होगा इस वाले ग्राफ से। बेटा? हाँ, इस वाले से क्वेश्चन आ सकता है, ग्राफ से एग्जैक्टली आ सकता है, क्योंकि ये ग्राफ ना उसमें भी यूज होता है, आपका एक्सटेंशन वाले चैप्टर में भी आता है ये वाला जैसे टॉपिक। ग्राफ दे दिया फिर पूछ लिया कितने मार्क्स का एनिमल्स आता के है? नेम देकर। बेटा एक ऑब्वियसली एक ही क्वेश्चन आएगा, कितने मार्क्स का तो मैटर नहीं करता, क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन। 4 नंबर का। मुझे लेकिन ये जनरल नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एक्सक्रीशन वाले चैप्टर के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मैम मुझे क्वेश्चन पूछना है डाउट के। हाँ हाँ, पूछो पूछो। मैं ये पीडीएफ अभी शेयर कर देती हूँ आप लोगों को। ये हाईलाइटेड वाले शेयर करोगे ना? मैम एंड हो गई क्या? मैम हाईलाइट वाले मतलब हाइलाइटेड वाले शेयर कर देना। हाँ बेटा, क्लास में डाउट्स हो, डाउट्स। मैम क्वेश्चन है, मैं सेंड कर देती हूँ मैम आपको। आज डेट है 11 अक्टूबर में। मतलब बता दो। बेटा टुंड्रा का मतलब क्या होता है? बेटा टुंड्रा एक रीजन का नाम है। वो रीजन जो माउंटेन्स के टॉप पे पाया जाता है, जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होता है, ऐसे रीजन। जैसे डेजर्ट नाम रखा गया ना, डेजर्ट क्यों रखा गया? हाई टेम्परेचर है वहां पे, बहुत ज्यादा सनलाइट बहुत ज्यादा आती है, रीजन का रख दिया। ऐसे ही टुंड्रा नाम रख दिया गया माउंटेन्स के हाई रीजन पे, जो रीजन पाया जाता है जहाँ पे बहुत लो टेम्परेचर, लो रेनफॉल, ऐसे करके। लीव कर दें। हाँ बेटा, लीक कर सकते हो। पीडीएफ आप देखो जरा एक बार, आ गया क्या आप लोगों के मैम पास? मैंने क्वेश्चन भेज दिया आपको। कहाँ पे भेजा, कौन से नंबर पे भेजा? मैम आपकी पर्सनल नंबर है मैम सर।
मैम स्कूल की टीचर कह रही थी कि नीट के लिए 1 ईयर ड्रॉप ले लेना अभी बोर्ड पे। भाई Proper टीचर को ही बोलो हमारे पास टाइम नहीं है ड्रॉप लेने का, हमारा 1 साल मत खराब Yes, कराओ ma'am. प्लीज। भाई क्यों ड्रॉप ले हम लोग, जब हमने नीट बोर्ड के साथ साथ ही, भाई जो बोर्ड में आएगा वही तो नीट में आएगा, कुछ अलग से थोड़ी ना आएगा। यस मैम। कुछ अलग नहीं आने वाला है अंशिका, इसमें बिल्कुल भी ऐसे मत सोचो। मैम बस इसमें ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है बस, ज्यादातर बस वही है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन छोड़ दो, है 61 वाला छोड़ दो। यस मैम। मैम एक बार इलेक्ट्रो वाह मैम समझा दो ना एक बार इसको। समझ नहीं आएगा ना, बिकॉज ये बेटा थोड़ा सा डिटेल्ड क्वेश्चन है, रूटीन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये, इसको बहुत देखना पड़ेगा, आउट ऑफ एनसीईआरटी है प्रॉपर। ग्रुप ओके में भेज दिया आयुष। अच्छा क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन फॉरवर्ड कर देती है। जो भी क्वेश्चन है मनीषा डायरेक्टली आउट ऑफ एनसीईआरटी लगे ना उसको तो बिना देखे छोड़ दिया करो, मैं तो खुद यस ही नहीं करती आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन। यस मैम। मैम आगे के बता दो। हाँ, इलेक्ट्रोपोरेशन प्रोसीजर्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोपोरेशन का मतलब होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर होल्स करते हैं, वो कैल्शियम वाला मेथड याद है ना, हॉट एंड शॉक मेथड, यस मैम हाँ याद है। वो वाला वही आंसर इसका, मेकिंग ट्रांजिट पोर इन द सेल मेम्ब्रेन, ताकि उसके अंदर जीन को इंट्रोड्यूस कर पाए। यस मैम। मैम मैंने जो ग्रुप में भेजा है उसका आंसर। मैम इसका पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल, हाँ बेटा मैम इसका मैंने कर तो दिया था आंसर, लेकिन रीजन याद नहीं आ रहा था तो इसलिए मैंने पूछा। पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल पीईजी वेक्टरलेस मेथड है। मैम दोबारा बताने वाला। वेक्टरलेस मेथड, आपने 4 लगाया, देखो 4 पे रेड मार्क हो रहा है। एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम सीवेज, सीवेज से एनर्जी की पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल से कैसे बनाओगे? बायोटेक्नोलॉजी में डायरेक्टली बताया था पीईजी मैंने आपको। पीईजी इज अ केमिकल जिसके थ्रू हम लोग जीन इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, विद वेक्टरलेस मेथड में पढ़ा था ये हमने। हाँ हाँ पढ़ा था, याद आ गया। आया समझ में? हो गया, 3 ही तो क्वेश्चन थे। यस मैम। और किसी ने, आपने निगम मैम मैंने ग्रुप में भेजा। द amnion, अच्छा amnion of mammalian embryos, amnion chorion allantois yolk, याद है? याद है बच्चों? amnion Yes, chorion allantois yolk मीजोडर्म एक्टोडर्म से बने होते हैं बेटा ये। यस मैम। बाहर वाले मीजोडर्म से बना होता है, इंदर वाला एक्टोडर्म से बना होता है। आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मत करो, छोड़ दो। बाहर एक्टो, मीजो एंड एक्टो, थर्ड होगा इसका आंसर। Anyone else? yes, ma'am. और कोई क्वेश्चन? मैम ये टेस्ट में मतलब एनसीईआरटी से बाहर तो नहीं है ना? नहीं, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आएगा। ओके यस मैम। अनुष्का बताओ। मैम मुझे ना रिवीजन करने में बहुत प्रॉब्लम आता है, मतलब जैसे आप क्लास में बताते हो वो मुझे याद रहता है, लेकिन बाद में अपने आप जब मैं रिवीजन करती हूँ तो मेरे से नहीं हो पाती है। मतलब हो पाता नहीं इन द सेंस, जो मैं बताती हूँ आधी चीजें याद रह जाती होंगी, वो कुछ कुछ भूल जाते होंगे। यस मैम। तो उसके लिए एक तरीका किया करो, जैसे मैंने कुछ भी चीज बताई ना, तो उसको अपने नोट्स में एनसीईआरटी में जहां पे भी लिख रहे हो, नोट्स तो बनाते होंगे ना, यस मैम। उसको बहुत ओपन करके लिखा करो, खोल खोल के लिख लिया करो। हिंदी में लिया करो, जैसे मैम बोलती है ना हिंदी में लिख लिया करो। हाँ हिंदी में लिख लिया करो, मैं खुद भी ऐसे ही करती थी अपने टाइम पे, मेरे को नहीं समझ में आता था, मैं फटाफट ऐसे हिंदी में लिख लिया करती थी। कि जैसे मैंने अभी जरूरी बताया नहीं इंग्लिश में लिखो। पीईजी का बताया, तो पीईजी का क्या है भाई, ये एक वेक्टरलेस मेथड है ना, इट इज अ केमिकल, ऐसे मतलब सारी चीजें लिख लो, नोट्स ऐसे बना लो कि जो मैं वर्बली बोल रही हूँ ना, एक 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 लाइन आपको याद आ जाए। टाइम ले लिया करो, आप लोग अगर सबको ऐसे मेजरली बच्चों को लग रहा है कि ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो आप ऐसे टाइम ले लो एंड टाइम लेके फिर लिख लिया करो बैठ के। या जैसे मैंने अभी पढ़ा दिया एनसीईआरटी में लिख लेता हूँ। एनसीईआरटी में लिख लो, अभी जैसे मैंने पढ़ा दिया, अभी तो सारी चीजें याद होगी ना अंशिका आपको। अब डिनर Yes, विनर sir. करने के बाद बैठना और वापस से पढ़ना, जितनी चीजें याद आ रही होंगी उनको लिखते चले जाना अपने पास और डिटेल में। यस ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश करो, ये मत सोचो कि मैम ने अभी पढ़ा दिया याद तो रह ही जाएगा, वो मत करो, इवन याद रहता नहीं है।
मैम ऐसा होता है जैसे कि हम क्लास में नोट्स बनाते हैं ना, तो मतलब वो नोट्स बहुत लेंदी होते हैं, फिर उसे ना पढ़ने का मन नहीं करता।